नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 15 जुलाई और आज हम द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो उन एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज 3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल है ईयू पार्लियामेंट रिजोल्यूशन मिस डायग्नोसिस द मणिपुर इशू। जो ईयू की पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, उसने एक रिजोल्यूशन जो है पास किया अभी मणिपुर के इशू को लेकर के, और उसमें जो है उसने मणिपुर के इशू को धार्मिक हिंसा के तौर पर देखा। तो भारत ने जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी उसके खिलाफ। उस पर एक आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल जो है वो एससीओ का भी जो 23वां सबमिट किया है भारत ने वर्चुअली उसको जो है, चूँकि भारत इस बार जो एससीओ की अध्यक्षता कर रहा था, प्रेसिडेंसी थी एससीओ की भारत के पास, पर जो वर्चुअली सबमिट कराया गया उसे फिजिकली या हाइब्रिड लेवल पर कंडक्ट नहीं कराया गया। इसको लेकर के एक आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल जो है, जो अभी हाल ही में सीपीआई इंडेक्स आई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू ऑथर ये कहते हैं कि इससे अब ये पता चलता है कि क्यों आरबीआई की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ थी, उन मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ने क्यों जो है ये बात बोली कि हमें जो है इन्फ्लेशन रेट को आगे भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने के बाद जो है क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं आज हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। तो पहला आर्टिकल जो है ये मणिपुर इशू से रिलेटेड। तो इसके पहले हम लोग जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मणिपुर इशू जो है उसको समझ लेते हैं। तो समझने के लिए आपको पहले एक बार मणिपुर का मैप देख लीजिए, आप फिजिकल लेवल पर मैप देखें उसका। तो स्क्रीन पर ये जो मैप है, इस मैप में पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा जो है दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें आप देख रहे होंगे आसामीज़, खासी, निशी और आओ, मणिपुरी, मिज़ो, इस तरीके से आपको जो है ये दिख रहे होंगे। तो ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। और इसमें ये जो नीला वाला हिस्सा है जिसमें मणिपुरी लिखा हुआ है, तो ये मणिपुर का मैप है। तो आप देख रहे होंगे उत्तर में जो है इसके नागालैंड है, जो ये पीला पीला दिख रहा है, और इसके नीचे जो बैंगनी कलर जो है, पर्पल कलर का, ये मिज़ोरम है। तो और साथ में आप देख रहे होंगे कि जो पश्चिमी सीमा है इसकी, वो आसाम के साथ लगती है। तो भारत के 3 अन्य राज्यों के साथ ये सीमा शेयर करता है, और वो सीमा जो है उत्तर में नागालैंड के साथ लगती है, पश्चिम में आसाम के साथ, और दक्षिण में मिजोरम के साथ। इसके अलावा आप जो है अब इसको बड़े मैप में देखते हैं, फिजिकल मैप में, कि वास्तव में जो फिजिकल टेरेन है, जो प्राकृतिक स्थिति है, उच्चावच है मणिपुर का, वो कैसा है। तो ये मैप है जिसमें आप जो है मणिपुर के प्राकृतिक उच्चावच को, यानी जो टोपोग्राफी है वहाँ की, उसको देख सकते हैं। तो इसको आप जब थोड़ा गौर से देखेंगे, देखिए थोड़ा और बड़ा करके दिखाते हैं आपको, तो आप देख रहे होंगे कि जो किनारे किनारे का हिस्सा है ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है आपको। और ऊबड़ खाबड़ सा दिखने के साथ जो बीच में आप देख रहे होंगे एक वाटर बॉडी दिख रही है, और वाटर बॉडी के आसपास का जो एरिया है, ये एरिया प्लेन सा दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी केवल यही एक एरिया बीच में आप देख रहे होंगे वाटर बॉडी के आसपास जो दिख रहा है, ये एकदम काफ़ी प्लेन सा एरिया दिख रहा होगा। तो यही जो है जो घाटी का क्षेत्र है, मणिपुर की घाटी है, तो घाटी का क्षेत्र ये है मणिपुर में, और बाकी आसपास इसके चारों तरफ जो है ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। तो अभी मणिपुर में जो हिंसा का मुद्दा है, उस हिंसा में पर्वतीय क्षेत्र में भी जनजातियां रहती हैं, और एक समुदाय जो है वो यहाँ घाटी, यानी जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया में रहता है। तो जो समुदाय प्लेन एरिया में रहता है उसका नाम है मीती समुदाय, मीती। और जो पहाड़ी जनजातियां हैं, तो पहाड़ों में जो है चारों तरफ कई जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 2 ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर में आप देख रहे होंगे नागालैंड के साथ सीमा लगती है, तो जो नागा ट्राइब्स हैं वो उत्तरी पहाड़ियों के क्षेत्र में रहते हैं, और नीचे की सीमा जो मिजोरम के साथ लग रही थी, तो उन लगती हुई पहाड़ियों के क्षेत्र में जो है कुकी ट्राइब रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब जो हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और जो मीती समुदाय है वो प्लेन एरिया में रहता है, जो घाटी का क्षेत्र है मणिपुर के, उस घाटी के क्षेत्र में रहता है। इसके डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीज़न भी हम लोग देख लेते हैं एक मैप के थ्रू। और ये मैप है डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का, जिसमें आप देख रहे होंगे ऊपर सेनापति है, उखरुल है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, और जनजाति बेस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए कुकी जनजाति जो है उसमें 50 से ज़्यादा उप जनजातियाँ हैं, जो अपनी अलग अलग बोली जाने वाली जो उनकी बोलियाँ हैं, उन बोलियों के आधार पे जो है उनको अलग अलग देखा जाता है। ऐसे ही नागा जनजातियों में भी कई अलग अलग जनजातियाँ हैं। और मीती समुदाय जो है ये आप देख रहे होंगे बीच में जो डिस्ट्रिक्ट घाटी वाले इलाके दिख रहे हैं आपको, ऐसे इम्फाल वेस्ट है, थाउबल है, बिष्णुपुर है, और इम्फाल वेस्ट का एक हिस्सा आप देख रहे होंगे एकदम किनारे, वो
इम्फाल ईस्ट जो है, इम्फाल ईस्ट का एक हिस्सा आपको एकदम अलग टूटा हुआ किनारे दिख रहा होगा पश्चिमी सीमा पे, जहाँ पे तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। तो एक बार पहले आप देख लीजिए सारे डिस्ट्रिक्ट। तो आप देखेंगे कि सेनापति है, सेनापति के बाद तामेंगलोंग है, तामेंगलोंग के बाद आप देखेंगे तो चूड़ा चांदपुर है। चूड़ा चांदपुर को ध्यान रखिएगा आप, दक्षिणी हिस्से में है ये चूड़ा चांदपुर। उसके बाद चंदेल है, बीच में आप देखेंगे तो विष्णुपुर है, थाउबल है, इम्फाल ईस्ट है, इम्फाल वेस्ट है, और चंदेल के उत्तर में आप देखेंगे तो उखरुल। तो इस तरीके से जो है ये डिस्ट्रिक्ट के रूप में विभाजन है इसका। और आपको बता देते हैं मणिपुर में जो है 16 डिस्ट्रिक्ट हैं कुल। तो आप देख रहे होंगे ये बीच वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे थाउबल है, इम्फाल वेस्ट है, विष्णुपुर है, इनमें जो है मीती समुदाय रहता है। और जो बाकी का पहाड़ी इलाका उनमें आप देख रहे होंगे चंदेल, उखरुल, तामेंगलोंग, चूड़ा चांदपुर, सेनापति, ये जो है ज़िले पड़ते हैं। इनमें जो है जो जनजातीय समुदाय हैं वो रहते हैं। तो मणिपुर की जो हिंसा का मुद्दा है वो यही मीती समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जो कुकी जनजाति है, इन दोनों के बीच टकराव है। और ये टकराव है किस बात को लेकर के कि जो मीती समुदाय है वो बहुत लंबे समय से मांग करता चला आ रहा है कि मीती समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और इसी बात को लेकर के हाल ही में जो मणिपुर की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच थी, सिंगल बेंच का मतलब समझ लीजिए उसमें एक ही जज होगा। हाई कोर्ट में ये बेंच जो बोलते हैं ना, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, तो जितने नंबर ऑफ जजेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो अगर जब एक जज है तो उसको सिंगल बेंच बोलते हैं। तो मणिपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक डिसीजन दिया, सरकार को निर्देश दिया कि ये जो मामला है मीती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का, इस पर आप जो है आगे कार्यवाही करिए। तो इसी बात को लेकर के जो है जो कुकी समुदाय के लोग थे, कुकी समुदाय के लोगों का एक संगठन है, उस संगठन ने जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट निकाले। और उस प्रोटेस्ट निकालने के बाद कहते हैं कि जैसे ही वो प्रोटेस्ट समाप्त होने की कंडीशन में आया तो उसी समय जो है वहाँ पर हिंसा शुरू हो गई, एथनिक क्लैशेस शुरू हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा आप कि ईयू ने जो रिजोल्यूशन पास किया, उस रिजोल्यूशन में उसने इसको धार्मिक हिंसा माना, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन। क्योंकि वहाँ पे क्या कई सारे मंदिर और चर्च भी जो हिंसा हुई है उसमें मंदिर और चर्च दोनों ही टूटे हैं। तो इसको धार्मिक हिंसा के तौर पर ईयू ने देखा। इसी बात का भारत ने जो है कड़े रूप से विरोध किया, जबकि ये जो है एक धार्मिक हिंसा ना होकर के एक एथनिक वायलेंस है। एथनिक मतलब आप समझ रहे होंगे कि एथनिक वायलेंस का मतलब समझिए आप कि जैसे मीती समुदाय है, ये अलग एक समुदाय हो गया। कुकी समुदाय है, कुकी में जो है अलग 50 तरीके की जनजातियां हैं जो अपनी बोलियों के आधार पे अलग है। ऐसे ही नागा समुदाय में अलग अलग जनजातियां हैं। तो ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां जो है एक एक एथनिक ग्रुप है। ओके, तो ये एथनिक ग्रुप जो है, तो ऐसे ही कुकी समुदाय एक एथनिक ग्रुप हो गया और जो मीती समुदाय है वो दूसरा एथनिक ग्रुप हो गया। तो दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो ये जो है एथनिक वायलेंस कहेंगे हम इसको। अब आप देखिए जरा एथनिक वायलेंस होता क्या है। तो एथनिक वायलेंस इज ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस विच इज़ एक्सप्रेसली मोटिवेटेड बाई एथनिक हेट्रेड और एथनिक कन्फ्लिक्ट। और ये जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर के है कि कुकी समुदाय का ये कहना है कि मणिपुर में जो है कुल 60 विधानसभा में सीटें हैं। तो उन विधानसभा की सीटों में 40 विधानसभा की सीटें जो है वो उसमें मीती समुदाय के ही लोग हैं और 20 जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। तो उनका कहना है कि अगर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो इनका प्रतिनिधित्व और भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकारी नौकरियों में कुकी ट्राइब्स के लोग नहीं हैं, कुकी ट्राइब्स के भी लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रतिनिधित्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मीती समुदाय का कहना ये है कि चूंकि हम घाटी के क्षेत्र में रहते हैं और घाटी जो है वो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% हिस्सा है, बाकी का 90% हिस्सा जो है पहाड़ी क्षेत्र है। तो 90% क्षेत्र जो है वो जनजातियों के पास है। जनजातियों का कहना यह है कि हमारे पास 90% हिस्सा जरूर है, लेकिन सरकार में चूंकि प्रतिनिधित्व जो है मीती समुदाय का ज़्यादा है, इसलिए पहाड़ी जनजातियों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और भेदभाव किसी न किसी तरह से चलता रहता है। और इस मामले की शुरुआत जो है एक जंगल है, तो उस जंगल सरकार का कहना ये था कि इस जंगल को इनक्रोच करके, अतिक्रमण करके जो है कुछ लोगों ने घर बनाए हुए थे अपने, उन घरों को गिराने से जो है ये मुद्दा शुरू हुआ था। और धीरे धीरे करके जब मणिपुर हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद हिंसा पूरी तरीके से उस मार्च के ख़त्म होते होते, जो उन्होंने मार्च पास निकाला था, जो प्रोटेस्ट निकाला था कुकी समुदाय के लोगों ने, उसको ले उसके प्रोटेस्ट के ख़त्म होते होते जो है हिंसा शुरू हो जाती है। अब आगे डिटेल में देख लीजिए आप। तो एथनिक वायलेंस इज ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस
विच इज़ एक्सप्रेसली मोटिवेटेड बाई एथनिक हेट्रेड, मीन्स आपस में कोई दो एथनिक ग्रुप की जो नफरत है उसकी वजह से, या फिर कोई आपसी संघर्ष है दोनों एथनिक ग्रुप्स के बीच में, उसको लेकर के अगर कोई गतिविधि हो जाती है लड़ाई झगड़े जैसी, तो उसको एथनिक वायलेंस कहते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, फॉर्म्स ऑफ एथनिक वायलेंस कैन बी आर्ग्यू टू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेररिज्म, लेकिन अगर इसमें ही जो है टेररिज्म की जो विशेषताएँ हैं वो शामिल हो जाती हैं एथनिक वायलेंस में, तो फिर उसको एथनिक टेररिज्म की कैटेगरी में रखा जा सकता है, या फिर इसको बोलते हैं एथनिकली मोटिवेटेड टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जब अपने हित को साधने के लिए आप जीवन लेने के स्तर तक, यानी जो है हत्या करने वाली घटनाओं तक आप पहुंच जाते हैं, तो फिर जो है वो टेररिज्म की एक कैटेगरी में, जिसमें जो है हथियार बंद होकर के आप जो है हिंसा करने लग जाएं, तो वो टेररिज्म की एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। इसके अलावा एक टर्म और है रेसिस्ट टेररिज्म। तो रेसिस्ट टेररिज्म देख लीजिए, ये भी जो है एथनिक वायलेंस का ही एक रूप है, जो रेसिज्म या जेनोफोबिक रिएक्शनिज्म के तौर पे। जेनोफोबिक रिएक्शनिज्म का मतलब क्या है कि स्थानीयता या नृजातीयता के आधार पर अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसको कहते हैं जेनोफोबिक रिएक्शन। मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि ब्रिटेन में अगर कोई चला गया भारत का रहने व्यक्ति, और भारत के लोगों से ब्रिटेन के लोग चिढ़ करते हो, उन्हें जो है अंदर से उनको देख के ईर्ष्या होती हो, मारने का मन करता हो, या फिर निगेटिव फीलिंग आती हो, हत्या करना चाहते हो, तो ये जो है ये जेनोफोबिक रिएक्शनिज्म होता है। तो रेसिस्ट टेररिज्म जो है वो एथनिक वायलेंस या एथनिक वायलेंस का ही एक टाइप है, जिसमें जो की फैक्टर होता है, वो की फैक्टर या तो रेसिज्म होगा या नस्लवाद होगा, नस्ल पे आधारित नफरत होगी या नस्ल पे आधारित हिंसा होगी, या फिर जेनोफोबिक रिएक्शनिज्म होगा, जेनोफोबिक रिएक्शन होगा। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा टाइमलाइन में देख लेते हैं कि मणिपुर वायलेंस जो है आखिरकार पूरा मामला टाइमलाइन के हिसाब से हुआ क्या क्या है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो 3 मई को जो है पहली बार वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मणिपुर का, उसमें हिंसा होती है, और हिंसा हुई थी मीती समुदाय और जो पहाड़ियों पर रहने वाला कुकी समुदाय है उनके बीच में। और ये जो मीती समुदाय है वो इम्फाल घाटी में रहता है, इम्फाल वैली में रहता है। उसके बाद 4 जुलाई तक अभी तक जो है वहाँ पर 142 लोग मारे जा चुके हैं, 300 लोग घायल हैं, और कम से कम 54,488 लोगों ने जो है अपने घर छोड़ दिए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए, वहाँ से भाग गए। अब उसके बाद आप देखिए कि झगड़ा जो होने के कारण था, तो झगड़ा था लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड बाय द मीटी पीपल फॉर ए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डिमांड कर रहे थे मीती समुदाय खुद को शामिल करने की। अप्रैल में जो है मणिपुर हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, जिसमें उसने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगले 4 सप्ताह के अंदर जो है इस मामले को लेकर के कोई निर्णय ले सरकार, और यहीं से जो है शुरुआत होती है। तो एक यूनियन है वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, एटीसम। ओके, तो ये एटीसम जो है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इसने जो है एक सॉलिडरिटी मार्च मीन्स शांतिपूर्वक निकाला था। तो ये मार्च जो है इन्होंने निकाला 3 मई को, और जब ये मार्च ख़त्म हुआ तो वहीं पे हिंसा जो है मीती और कुकी पॉपुलेशन के बीच में शुरू हो गई। और ये हिंसा जहाँ शुरू हुई तो हुई थी चूड़ा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट, जो दक्षिण का इलाका है, आपने देखा ना चूड़ा चांदपुर दक्षिण में जो है ज़िला था, जिसकी सीमा मिजोरम से लग रही थी। और जो आसपास ज़िले हैं इम्फाल वैली के, उन ज़िलों में हिंसा आरंभ हो गई। हिंसा आरंभ होने के बाद वहाँ पे जो है इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुँची। तो इस समय 10,000 सिपाही जो है इंडियन आर्मी के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही में सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि सेक्शन 144 बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन फिर भी कभी जो है किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सेक्शन 144 जो है वहाँ लागू कर दिया गया है। और सेक्शन 144 जो है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, ये कहता है, ये क्या करता है, प्रोहिबिटिंग अनलॉफुल असेंबली मीन्स गैर विधिक गतिविधियों को लेकर इकट्ठा होना और लार्ज गैदरिंग्स या बड़ी सभाएं करना, इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है। दैट हैव ए लाइकलीहुड ऑफ डिस्टर्बिंग द पीस, जिससे शांति के भंग होने का खतरा हो। तो ऐसी कोई लार्ज गैदरिंग या फिर जो है बिना परमिशन के आप कहीं इकट्ठे होते हैं सेक्शन 144 लागू होने की कंडीशन में, तो ये जो है एक तरीके से क्राइम है उस समय। और साथ ही में जो है जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दिया गया है, ताकि वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कर्फ्यू बना रहे। अगर कोई बहुत
विचित्र परिस्थिति आ जाती है तो शूट एंड शाइट का भी ऑर्डर दे दिया गया है। इसके अलावा ये तो देखिए हिंसा रोकने तक का मामला हो गया, आगे मामला सॉल्व करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो एक पैनल बनाया गया है और एक कमेटी बनाई गई है, दो चीज़ें बनाई गई। तो पैनल जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया है। जो काम क्या करेगा, जो वायलेंस हुई है उसकी जांच करेगा, हिंसा के मामले की जांच करेगा। और एक पीस कमेटी बनाई गई है जो कि अंडर द गवर्नर है, यानी राज्यपाल के और जो वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके अंडर में जो है ये पीस कमेटी बनाई गई है, शांति समिति बनाई गई है, जिसमें जो है कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर भी शामिल हैं। ये जो है आगे शांति बातचीत किस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में जो मसले हैं वो सुलझ सकते हैं, इस पर बातचीत कराएगी। और इसके अलावा सीबीआई जो है 6 मामलों की जांच कर रही है कि कहीं ये हिंसा जो है जो षड्यंत्र के अंतर्गत तो नहीं फैलाई गई है कि जानबूझ के किसी ने एज ए कॉन्स्पिरेसी इसको जो है प्रमोट कर दिया हो। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मीती समुदाय के बारे में डिटेल, और जो दूसरा समुदाय है कुकी समुदाय, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, यूपीएससी के पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। तो 53% आबादी जो है मणिपुर की कुल आबादी, देखिए हम आपको बताते हैं लगभग 29 लाख के आसपास है। तो लगभग 29 लाख मतलब 28.5 लाख के आसपास है, 28.5 लाख के आसपास। तो उसमें 53% जो है वो मीती कम समुदाय के लोग हैं, जबकि आप देख रहे होंगे केवल 10% क्षेत्र में रहते हैं। तो 10% क्षेत्र में 53% लोग रह रहे हैं 29 लाख की आबादी में। और मीती समुदाय जो है इन्हें मणिपुरी पीपल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है वहाँ के एथनिक ग्रुप्स में से एक हैं। और इनकी जो भाषा है उसको मणिपुरी भी कहते हैं ऑफिशियली, और या फिर उसको मीती भाषा भी बोलते हैं। और ये मणिपुरी भाषा जो है ये संविधान में जो 22 राजभाषाओं को शामिल किया गया उन 22 राजभाषाओं में से एक है। और मणिपुर की भी जो है केवल एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए चूंकि बहुत सारे एथनिक ग्रुप रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है मीती, और जो लिपि है उस लिपि का भी नाम मीती ही है, तो लिपि भी मीती ही है वहाँ की। इसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग जो है आरंभिक तौर पर इम्फाल वैली में रहने लगे थे, और इस समय आप देखेंगे तो आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में भी इनकी आबादी है। दूसरा ये कि इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में भी जो है इनकी अच्छी खासी आबादी रहती है, और ये ध्यान रखिएगा कि 53% आबादी है टोटल पॉपुलेशन में। उसके बाद आप कुकी जो कम्युनिटी की बात करिए, देखिए कुकी कम्युनिटी है, इसमें हमने आपको बताया 50 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, अपने अपने डायलेक्ट्स, अपनी अपनी बोलियों के आधार पे अलग अलग। इनकी आबादी कुल 30% है वहाँ, और 30% आबादी है कितने लोगों में, लगभग 28.5 लाख या लगभग 29 लाख लोगों के बीच में। और इनकी भी आबादी जो है नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में है। बस केवल ये ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में इनकी कुकी समुदाय की जो आबादी है नहीं पाई जाती, और ये जो है कई सारी हिल ट्राइब्स में से एक हैं भारत में। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में इनकी भी ये जो है आबादी अच्छी खासी है। और इसके बाद आप देखिए कि जो म्यांमार के चिन लोग हैं, चिन पीपल ऑफ म्यांमार, और मिजोरम के जो मिज़ो लोग हैं, तो चिन और मिज़ो दोनों को मिला करके जब कलेक्टिवली बोला जाता है तो उनको बोलते हैं जो कम्युनिटी। और ये दोनों जो है निकले हुए हैं इसी समुदाय से, कुकी समुदाय से। तो कुकी समुदाय से ही जो है चिन पीपल और मिज़ो पीपल भी निकले हैं, इनको मिला करके बोलते हैं जो पीपल, जो कम्युनिटी बोला जाता है। तो इसीलिए कुकी जो कम्युनिटी पूरा बोल रहे हैं ताकि सारी कम्युनिटी जो है उसमें शामिल हो जाए। अब इसके बाद देखिए कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल क्या कहता है, तो ऑथर जो है ये कहते हैं कि मणिपुर वायलेंस के मामले में ईयू ने जो रिजोल्यूशन लाया है, तो जब 3 मई से हिंसा फैली है उसके बाद से अब तक 142 लोग मर चुके हैं, और अभी तक मामला जो है पूरी तरीके से शांत नहीं हो पाया है। तो सरकार ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है ईयू के रिजोल्यूशन पर, तो ये प्रतिक्रिया सरकार ने ठीक ऐसे प्रतिक्रिया कर दी जैसे जो है कोई कॉलोनियल स्टेट ने जो है प्रतिक्रिया, मतलब कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया हो कि आप किसी के उपनिवेश हैं और आपके खिलाफ कोई कानून लेके आया है, इस तरीके की प्रतिक्रिया आपने दे दी। एक्चुअल में जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ दी थी, उस प्रेस रिलीज़ में विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट को अपने आंतरिक मसलों को देखना चाहिए, और मणिपुर हिंसा का मुद्दा जो भी है वो भारत का अपना आंतरिक मामला है, और आप अपने यहाँ के सारे मामले सुलझाइए, उन्हें भारत के मामलों में ताक झांक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी। तो उसी के लिए जो है ऑथर कहते हैं कि इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई सरकार जो अपने आप को आर्थिक एकीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला कहती हो,
या फिर जो है अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हो, उदारवादी कहती हो, बहुसंस्कृतिवादी मूल्यों के साथ विधि के शासन की स्थापना की बात करती हो, और साथ ही में अगर उसी के मानसिकता वाले देश में जिन मूल्यों पर उस देश की सरकार चल रही है और उसी की मानसिकता वाले या उसी की मूल्यों वाले देश जो है अगर स्क्रूटनी करना चाहते हैं किसी मामले की, तो सरकार को इस तरीके की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी जैसे कि जो है उन्होंने हमें कोई अपना उपनिवेश बना रखा हो। फिर कहते हैं कि भारत सरकार अपने पहलू से भी सोचे कि अगर भारत सरकार जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर हिंदू टेम्पल तोड़े जाते हैं या फिर जो है यूएसए में किसी तरीके की नस्लवादी भावना कहीं दिखाई देती है, या फिर एंटी इमिग्रेंट वायलेंस को लेकर के, जैसे कि यही जैसे मान लीजिए कोई इमिग्रेंट का मतलब आप समझ लीजिए अगर कोई आदमी परमानेंटली किसी दूसरे देश में सेटल होने जाता है, किसी दूसरे देश का आदमी, तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट। तो एंटी इमिग्रेंट पीपल मिल जाते हैं, एंटी इमिग्रेंट वायलेंस भी होता है किसी किसी को, जैसे हमने आपको बताया था ना जेनोफोबिक रिएक्शनिज्म के अंदर कि हमें पसंद नहीं है दूसरे देश का आदमी, तो उसके खिलाफ हम हिंसा कर देंगे, हिंसक गतिविधियाँ कर देते हैं, तो उसको जो है एंटी इमिग्रेंट वायलेंस का अगर कोई मैटर सामने आता है और तो अगर वहाँ की सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है तो इस पर भारत सरकार भी तो जो है प्रेस रिलीज जारी करती है, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो भी तो चिंताएं अपनी व्यक्त करता है। तो ऐसे में ईयू ने अगर रिजोल्यूशन लाया तो इस पर इतनी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ईयू के रिजोल्यूशन के लिए वो कहते हैं कि उसमें उन्होंने एक चीज़ गलती की कि उन्होंने इस हिंसा को धार्मिक आधार पर पहचान देने की कोशिश की या धार्मिक आधार पर जो है इसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन कहते हैं कि इसमें ईयू में लाए गए रेजोल्यूशन की भी कोई ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि जो हिंसा हुई है तो कुकी समुदाय जो है वो मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है और जो मीती समुदाय है वो जनरली उसकी मोस्ट आबादी जो है वो हिंदुओं से रिलेटेड है, और साथ ही में जो हिंसा हुई है तो उस हिंसा में कई मंदिर और कई चर्च भी तोड़े गए हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है इसे धार्मिक हिंसा के आधार पर पहचान लिया। दूसरा वो कहते हैं कि उनसे एक मिस्टेक और हुई है कि उन्होंने हिंसा फैलने के मूल कारण को अपने रिजोल्यूशन में शामिल नहीं किया, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, जो कि मणिपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का वो ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर को भी उन्हें जो है शामिल करना चाहिए था। ये मिस्टेक उनसे ज़रूर हुई है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भारत सरकार को इन सब चीज़ों को छोड़कर अभी हाल फिलहाल ये देखना चाहिए कि जो डिस्ट्रस्ट है, जो अविश्वास की स्थिति बनी हुई है दोनों समुदायों के बीच में, मीन्स कुकी जो समुदाय और मेती समुदाय के बीच में, उसको जो सोशियो इकोनॉमिक वेरिएंसेस हैं, यानी जो सामाजिक आर्थिक अंतर हैं उनके बीच में या सामाजिक आर्थिक विभेद हैं, उन विभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये ज़रूर है कि अभी ये जो ईयू का रिजोल्यूशन ईयू ने जो अडॉप्ट किया है, ईयू की पार्लियामेंट ने, इस पार्लियामेंट ने जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, इस रिजोल्यूशन की वजह से कुछ थोड़े और नए मुद्दे भी आगे बातचीत में शामिल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके भारत सरकार को कुल मिलाकर के ये प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से मणिपुर में शांति की स्थिति को बहाल किया जा सके। उसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल जो अपना डिस्कस करेंगे वो है वर्चुअल समिट वर्चुअल साइलेंस। तो इसमें आप देख लीजिए, ऑथर कहते हैं कि अभी 4 जुलाई को जो विदेश मंत्रालय है उनके एक प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग की, और उस मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने ये बात बोली कि भारत ने जो समिट को, जो एससीओ समिट था 23rd एससीओ समिट, उस एससीओ समिट को जो वर्चुअली हेल्ड किया, यानी जो वर्चुअली हेल्ड किया मतलब ये फिजिकली जैसे लोग आए नहीं थे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है समिट को हम लोगों ने हेल्ड किया। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरीके से एससीओ से रिलेटेड अपने हितों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर हम उन अपने जो हमारे मतलब प्रतिबद्धताएं हैं हमारी, उन प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए हों। और उन्होंने जो है उदाहरण के तौर पे कहा कि देखिए हमने बहुत सारी, जब एससीओ की प्रेसिडेंसी हमारे पास रही तो हमने बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इनिशिएटिव्स लिए हैं, और साथ ही में जो है पूरे साल के अंदर 134 मीटिंग कराई गई हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया ने अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं एससीओ के सदस्य देशों को लेकर या एससीओ संगठन में शामिल होने को लेकर उन्हें कहीं किसी तरीके से भी छोड़ा हो। ऑथर कहते हैं लेकिन जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात को अनदेखा कर दिया,
और वो अनदेखा ये कर दिया कि भारत ने जो है बहुत प्रयास किया था कि किसी तरीके से फिजिकली या तो समिट हेल्ड हो जाए या फिर हाइब्रिड मीन्स कुछ लोग शामिल हो जाएं फिजिकली आकर के और कुछ लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू समिट ज्वाइन कर लें, लेकिन ये प्रयास भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं कि इससे साफ जाहिर होता है कि भारत ने मीन्स कहने का मतलब उनका ये है कि भारत अगर चाहता तो जोर दे करके उसे फिजिकली भी या फिर हाइब्रिड तौर पर समिट को आयोजित करा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कराया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत कहीं ना कहीं जो उसकी अप्रोचेस थी 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता लेने को लेकर के, मीन्स भारत ने जो है जब 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता ली तो उस समय भारत के मन में बहुत सारी उम्मीदें थीं और उन उम्मीदों से शायद अब भारत ने जो है वो अपनी उम्मीदें छोड़ दी हैं जो 2017 में पूर्ण सदस्य बनते समय भारत के मन में थीं। तो वो क्या क्या उम्मीदें थी, तो ऑथर कहते हैं कि पहली उम्मीद तो ये थी कि जो चाइना के साथ में भारत की एलएसी को लेकर के क्लैश की स्थिति है, तो उस क्लैश की स्थिति में प्रधानमंत्री जी को ये लगता था कि वो शी जिनपिंग के साथ में मिल करके कोई कम से कम अस्थायी सहमति तक तो पहुंच ही जाएंगे, जिससे जो है शांति की स्थिति बरकरार हो जाएगी और आगे जो भी एलएसी को लेकर के या जो भी हमारे डिस्प्यूट हैं आपसी, उन डिस्प्यूट को लेकर के कोई समाधान मिल जाता। इसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन जो चाइना की गतिविधियां रही हैं वर्ष 2020 में, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो है छिटपुट हिंसाएं भी हुई, प्लस चीन ने जो है पैगोंग सो झील के आसपास वाले एरिया में जो है कुछ नई चेक पोस्ट को कब्जा किया, फिर पूरी ज़मीन पे छोड़ के वापस भी नहीं गया। तो वही कह रहे हैं कि चाइना की जो 2020 की गतिविधियां रही हैं भारत को लेकर के, तो इनसे ये ज़रूरत पैदा हो जाती है कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनकी एक बार जो है भारत पुनर्विवेचना करे, पुनर्मूल्यांकन करे और ये जो रीअप्रेजल की ज़रूरत है, मीन्स जो पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है भारत की जो आकांक्षाएं थी उनको लेकर, ये बात थोड़ी साफ सामने भी आती है। जब वर्चुअली समिट हेल्ड हुआ तो उसमें जब भारत ने जो अपना वक्तव्य दिया, जो अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में भारत ने टेररिज्म और कनेक्टिविटी दोनों के इशू को जो है काफ़ी संजीदगी से उठाया और टेररिज्म के इशू पर जो है एक तरह से भारत ने इतना ज़्यादा जोर ऐसे दिया जैसे कि जो है टेररिज्म संघाई सहयोग संगठन के लिए जो है कोर इशू का काम कर रहा हो। और भारत ने ये बोला कि हमारे जो देश हैं वो कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर जोर देते हैं, तो उन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर जोर देने वाले देशों की निंदा करने से संघाई सहयोग संगठन के देशों को पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा, हमें डबल स्टैंडर्ड्स को नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि लेखक कहते हैं ये बात उन्होंने कही तो थी चाइना और पाकिस्तान को लेकर के, लेकिन ये मैटर जो है वो सेंट्रल एशियन देशों की तरफ चला गया। जैसे आपको पता है संघाई सहयोग संगठन में जो है जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, केवल तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो उसमें शामिल नहीं है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान भी जो है वो एज ए फुल मेंबर नहीं है शामिल, पर रहता है शामिल वो भी। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, ये अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है जहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट अभी स्थापित हो गई है, तो उसको लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो वहाँ अफ़गानिस्तान की धरती को भी जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में टेररिज्म फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन लेखक का कहना है कि हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है चाइना और पाक के संदर्भ में जो है ये बात बोली थी कि कुछ लोग जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं और कुछ जो है आतंकवादियों को शरण देने का काम कर रहे हैं। ये बात चाइना और पाक को लेकर के बोली थी, जबकि ये बात जो है पूरी तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान के मैटर पे जाकर के मतलब उस मैटर से रिलेटेड समझी गई। इसके बाद कनेक्टिविटी के इशू पर भी जो है इंडिया के अप्रोचेस कैसे बदले हैं ये देखिए। तो कनेक्टिविटी के इशू से बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर के भी भारत ने इनडायरेक्टली ये बात बोली अपने स्टेटमेंट में कि हम ऐसी किसी कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं करते हैं जो किसी देश की सोवरेंटी का, संप्रभुता का उल्लंघन करती हो। तो भारत का इशारा जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसका जो एक टुकड़ा है जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत की जम्मू कश्मीर के हिस्से से होकर के POK से होकर के जाता है, उसको लेकर के इनडायरेक्टली भारत ने जो है बोला।
तो ऑथर कहते हैं कि जब भारत ने अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने जो है अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं एनिवर्सरी मनाने की वहीं घोषणा कर दी अपने स्टेटमेंट में। और साथ ही साथ उसने ये बोला कि हम जो है तीसरी BRI फोरम का भी आयोजन करेंगे और इसके तहत जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही देशों ने अपने अपने स्टेटमेंट में एकदम अपोजिट बातचीत रखी। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत को जो है कनेक्टिविटी के इशू पर भी किस तरीके से SCO जो है वो दरकिनार करता नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे कहते हैं ऑथर कि भारत के लिए ये चिंता का विषय है कि जिस तरीके से चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाक के सपोर्ट से इस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे बहुत जल्दी बहुत गंभीर संकट की स्थिति पैदा होने वाली है यूरेशिया के परिदृश्य में। तो इस यूरेशिया के परिदृश्य में संकट की स्थिति जो पैदा होने वाली है, उसके पहले SCO में चाइना जो है वो दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है भारत को कनेक्टिविटी के इशू पर। तो भारत को कुछ पहले अपनी तरफ से लेनी चाहिए, जिससे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी के इशू को लेकर आगे परेशानी ना आए। क्योंकि देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो इंडिया शामिल होगा नहीं, क्योंकि जो है उसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो इसलिए हमारे पास दूसरे तरीके होने चाहिए। तो कहते हैं कि चूंकि SCO के मेंबर तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुश हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, पर भारत के लिए ज़रूर ये समस्या है। क्योंकि भारत को कनेक्टिविटी के इशू पर आप देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पहल के मुताबिक पूरी तरीके से बाहर कर दिया है और साथ में पाक का एक्टिव सपोर्ट ले रखा है। तो भारत जो है उसको रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है, जिससे जो है यूरेशिया के साथ में भारत के संबंध मजबूत हों। और ऑथर कहते हैं कि केवल जो बुद्धिस्ट हेरिटेज सर्किट है या जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, उस बुद्धिस्ट हेरिटेज को केवल प्रमोट करने से काम नहीं चलेगा, मीन संबंध बेहतर नहीं हो पाएंगे। कुछ और अदर स्टेप्स भी लेने होंगे, जैसे ईरान में जो हमारा चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रोजेक्ट है जो अभी अटका पड़ा है, उसको हमें जो है और एनर्जी और रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि वो आगे अच्छे से जल्दी से बन सके। दूसरा, हमें जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में कुछ एक्टिव एयर कॉरिडोर्स स्थापित करने चाहिए। फिर उसके अलावा जो कहते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान की ओर भी जो है एक व्यावहारिक नीति को अपनाना चाहिए। तो व्यवहारिक नीति का अपनाने से मतलब यहाँ ऑथर जो है आगे ये भी लिखते हैं कि ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम जो है अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज़ करें या उसके साथ किसी तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करें, पर फिर भी हमें उसके लिए जो है एक व्यवहारिक रणनीति को अपनाना चाहिए। क्योंकि हम बिल्कुल भी जो BRI इनिशिएटिव है चाइना का, ये चाइना की विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है और हम इसमें किसी भी आधार पर शामिल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यूक्रेन वॉर को लेकर के संघाई सहयोग संगठन का क्या स्टैंड रहा, इस पर ऑथर लिखते हैं। तो कहते हैं कि यूक्रेन वॉर को लेकर के जो संघाई सहयोग संगठन का जॉइंट स्टेटमेंट था, जो डिक्लेरेशन थी, वो पूरी तरीके से चुप रही। भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों देशों में से किसी ने भी अपने स्टेटमेंट में यूक्रेन वॉर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। केवल जिक्र अगर किया तो वो सिर्फ रशिया ने किया, और रशिया ने जिक्र जो किया उसमें जो मिस्टर पुतिन ने सभी संघाई सहयोग संगठन SCO मेंबर्स को धन्यवाद किया, थैंक यू बोला कि उन लोगों ने जो है इतना कोऑपरेट किया, और साथ ही में जो पश्चिम के देश हैं उनकी आलोचना की। और उसके बाद कहते हैं कि भारत को कुल मिलाकर के किसी से फिजिकली, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हों या फिर चाइना के राष्ट्रपति रहे हों, तो उनसे जो है किसी से भी फिजिकली भारत को मिलना नहीं पड़ा। ये एक बेनिफिट हुआ वर्चुअली हेल्ड कराने का, जिससे कुल मिला के गोवा में 2023 में जो विदेश मंत्रियों को लेकर के मीटिंग हुई थी, SCO के विदेश मंत्रियों की, उसको लेकर के भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है कई सारी जो अटकलें उठने लगी थी, उस समय कुछ विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई थी। उस तरीके की विवादास्पद स्थिति से भारत वर्चुअली समिट को हेल्ड करा के बच गया। लेकिन कहते हैं कि दूसरी तरफ भारत जो है इसकी कीमत भी चुका रहा है, और कीमत चुकाई है किस बात की? कीमत चुकाई है भारत ने इस बात की कि वो अपने आप को कंट्रोवर्सीज से, विवादास्पद स्थितियों से बचाए रखना चाहता था। प्लस मिस्टर पुतिन अगर भारत में आते, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि इस समय मिस्टर पुतिन का भारत आना जो है, चूंकि भारत में एक तरफ G20 का भी समिट हो रहा है, तो भारत इस समय जो है दोहरी स्थिति, मतलब बीच में फंस गया है कि किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर पाता है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत में आते, और दूसरी तरफ जो है G20 के समिट, जिसमें जो है सभी विकसित और विकासशील देशों का संगठन है, जो दुनिया की प्रमुख इकोनॉमीज़ हैं, उनका समिट चल रहा है। तो इसमें संतुलन बनाने में भारत को जो है कठिनाई होती या फिर एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता। फाइनली लास्ट में ऑथर कहते हैं कि अब दुनिया की नज़र जो है वो ब्रिक्स समिट की तरफ होगी अगस्त में, जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है।
तो देखना ये है, चूंकि ये अगस्त में होने वाला है और G20 की बैठक जो है वो 9-10 सितंबर में होने वाली है। तो कहते हैं कि देखना ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो साउथ अफ्रीका जाएंगे ब्रिक्स समिट को अटेंड करने या नहीं, क्योंकि वहाँ पर शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों मौजूद होंगे। तो भारत के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि G20 जैसे विकासशील और विकसित देशों का जो ये संगठन है, इस संगठन में अपनी इज्जत को मतलब किस तरीके से भारत बचा के रख पाता है। इसके बाद हम लोग आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है उस आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि चाइना तो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पाथ ऑफ हैप्पीनेस बेनिफिटिंग द होल वर्ल्ड ये मानता है कि ये जो है ये खुशियों का रास्ता है जो पूरे विश्व को लाभ पहुंचाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल ख़त्म होता है। उसका तीसरा आर्टिकल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के है, ये इसमें कोई ज़्यादा हम लोग देखें, कुछ तो डाटा दे रखा है ऑथर ने, तो उतना सारा डाटा जो है वो हमारे काम का नहीं है। हम लोग जो है केवल इसकी थीम समझ लेते हैं कि आखिरकार ऑथर जो है वो कहना क्या चाहते हैं। तो आप देखिए, CPI इंडेक्स आने के बाद ऑथर कहते हैं कि अभी ये इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो RBI की मॉनेटरी अथॉरिटीज़ थी वो क्यों प्राइसेस की स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही थी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। तो कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने जाहिर कर दिया इस बात को। जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोगों ने अभी इसके पहले भी एक एडिटोरियल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो कहते हैं कि जो फूड्स एंड बेवरेजेस हैं जिनका बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 46% का हिस्सा है, तो उसमें आप जितने भी कंटेंट हैं जैसे सीरियल्स हो गए, एग्स हो गए, या डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट हो गए, या फिर दालें हो गई, मसाले हो गए, तो इन सब के जो मूल्य हैं सबके प्राइसेस में हाइक दिखाई दिया, सबके प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। और इस होने वाली बढ़ोतरी से जो है महंगाई की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। कहते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस के मामले में केवल सब्जियां एक ऐसी हैं जिनके रेट नहीं बढ़ मीन्स जिसमें महंगाई की दर जो है अभी तक ऋणात्मक दिखाई दे रही है। लेकिन कहते हैं कि जून के लिए ये CPI आई है, जुलाई माह में सब्जियों ने भी टमाटर की वजह से रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि टमाटर जो है वो 64% ज़्यादा रेट के साथ बिकने लगा, उसमें 64% तक जो है महंगाई देखी गई। और कहते हैं कि चूंकि टमाटर के रेट बढ़े थे, तो टमाटर के रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने टमाटर छोड़ दिया, आलू प्याज खाने लगे। तो बोलते हैं कि इस चक्कर में सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, मीन्स अनुक्रमिक महंगाई। सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन का मतलब समझ लीजिए आप, क्योंकि टमाटर महंगा हुआ तो लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया, आलू प्याज खाने लग गए, तो आलू प्याज की डिमांड बढ़ गई। और आलू प्याज की डिमांड बढ़ी तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी अगर सप्लाई अगर स्थिर है तो फिर जो है ऑब्वियसली उसके भी रेट बढ़ जाते हैं। देखिए, रेट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल पे फिक्स होते हैं। तो चूंकि सप्लाई तो अचानक से बढ़ी नहीं और आलू प्याज की डिमांड बढ़ गई, तो वो भी जो है सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन के शिकार हो गए, यानी वो भी जो है महंगे हो गए। उसके बाद कहते हैं कि अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें, जिसमें फूड, फ्यूल और लाइट जो है लाइट ग्रुप की चीज़ें जो है उनको शामिल नहीं किया जाता है, तो कोर इन्फ्लेशन जरूर एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी तरीके की ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई, क्योंकि पिछले साल जो है इसी माह में मीन्स वो 5.16% थी, इस समय जो है 5.17% है। तो कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन में किसी तरीके की जो है बढ़ोतरी नहीं देखी गई, वो जैसी थी वैसी ही है। अगर नॉन फूड आइटम्स की बात करते हैं तो नॉन फूड आइटम्स में चाहे क्लोथिंग एंड फुटवियर हो, चाहे हेल्थ एंड पर्सनल केयर की चीज़ें हों, चाहे शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हों, तो तीनों ही चीज़ों में जो है वो महंगाई देखी गई है, इनके भी रेट बढ़े हैं। इसके बाद कहते हैं तो इस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि महंगाई बढ़ रही है और ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। ओवरऑल वो कहते हैं यहाँ तक नहीं, इसके बाद जो खरीफ फसल है उस खरीफ फसल की बुआई का समय चल रहा है ये। तो चूंकि अभी तक जो है जैसी बारिश हो रही है, इस बारिश के होने से अगर खरीफ बुआई का क्षेत्र जो है बढ़ जाता है, अभी तक ऑथर का कहना है कि अभी तक जो खरीफ फसलों को लेकर के बुआई हुई है वो पिछले साल की अपेक्षा अभी काफ़ी कम है, जिसमें से चावल और दाल दोनों का बुआई क्षेत्र काफ़ी कम है। ऑयल सीड्स जो हैं उनका भी बुआई के क्षेत्र काफ़ी कम है, क्योंकि मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा इर्रेटिक है, मीन्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है, पता नहीं चल रहा है कि कब ज़्यादा बारिश हो रही, कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। तो अगर बुआई खरीफ फसलों की बुआई जो है उनका रकबा कम हो गया तो आगे फ्यूचर प्रोडक्शन में भी असर पड़ेगा इनके, और अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर ये जो इन्फ्लेशन जो रेट्स बढ़ रहे हैं, रिटेल रेट्स, खुदरा मूल्य जो बढ़ते जा रहे हैं, इनको नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी RBI के लिए। तो यहीं पे इसी के साथ में जो है ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। 2 पॉइंट आप और देख लीजिए
कि कहते हैं कि जो 12 चीज़ें शामिल हैं फूड एंड बेवरेजेस के अंदर, उनमें से 10 जो हैं उनके रेट बढ़े हैं। सब्जियों की बात करते हैं तो कहते हैं कि सब्जियों में कुल 19 सब्जियां शामिल हैं, पर उन 19 सब्जियों में 3 को छोड़कर, 3 में जो है एक नींबू है, एक भिंडी है और तीसरा इन्होंने यहाँ दिया नहीं है, तो कहते हैं कि नींबू, भिंडी और एक सब्जी और है कोई, तो उन 3 सब्जियों को छोड़कर बाकी सारी सब्जियों के रेट जो है महंगे ही हुए हैं। ऊपर से आलू प्याज जो है सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन में वो भी महंगा हो गया। तो कुल मिला के ये आर्टिकल जो है ये इसलिए डिस्कस कर लिया कि आप लोगों को पता चल जाए कि इन्फ्लेशन जो है किस तरीके से बढ़ती है। तो आज के हमारे जो आर्टिकल हैं वो तीनों यहीं पर समाप्त होते हैं। इसी के साथ हम लोग जो है अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको जो है एडिटोरियल पसंद आता हो तो आप जो है दूसरे दोस्तों को भी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, और लगातार डेली आपको वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।